अक्सर फिल्मों की सफलता को उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सफल फिल्म वो भी तो हुई ना जिसने पैसे भले ही ना बनाए हों, लेकिन जिसे बरसों बाद भी लोग नहीं भूले, जिन्हें फिर से देखना चाहते हैं, देखते हैं। आज ऐसे ही कुछ फिल्मों पर बात करेंगे जिन्हें कलेक्शन काउंटर वाली कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन वक्त के साथ कल्ट का दर्जा जरूर मिल गया। जब जब भी ऐसी कोई लिस्ट बनेगी, उसमें कुंदन शाह की कल्ट क्लासिक जाने भी दो यारों का नाम जरूर जरूर होगा। 1983 में रिलीज हुई ये फिल्म उस वक्त तो लगभग भुला दी गई थी, लेकिन बाद में इसने भरपूर लोकप्रियता हासिल की, लोगों की मस्ट वॉच फिल्मों वाली लिस्ट का हिस्सा बनने लगी। ये सटायरिकल कॉमेडी फिल्म भारत की पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया में फैले करप्शन पर तीखा व्यंग करती रहती है। इसे इसके चुटीले संवाद, कमाल के कॉमेडी सीक्वेंसेस और एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंसेस के लिए आज भी रिविजिट किया जाता है। क्लाइमेक्स का महाभारत वाला सीन तो अलग ही लेवल का था। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, रवि बासवानी, ओम पुरी, पंकज कपूर, सतीश शाह, सतीश कौशिक और नीना गुप्ता जैसे करारे एक्टर्स की पूरी फौज थी। इसकी सतत लोकप्रियता देखते हुए 2012 में इसे फिर से रिलीज भी किया गया था। 1959 में आई कागज के फूल गुरुदत्त का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। उनकी पिछली फिल्म प्यासा ने खूब नाम कमाया था। उसी की कामयाबी से प्रभावित होकर गुरुदत्त ने बनाई कागज के फूल। ये भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। इसमें गुरुदत्त ने खुद लीड रोल किया था और साथ में थी वहीदा रहमान। ये एक फिल्म डायरेक्टर की कहानी थी जो एक लड़की को सच में ही सड़क से उठाकर स्टार बना देता है। इस क्रम में उसकी खुद की जिंदगी के धागे उलझते जाते हैं। फिल्म में एस डी बर्मन का म्यूजिक था, जिन्होंने वक्त ने किया क्या हंसी सितम जैसा कालजयी गीत दिया, लेकिन बावजूद इन सब बातों के फिल्म सुपर फ्लॉप रही। कहते हैं कि इसकी सेंट्रल थीम उस वक्त लोगों के पल्ले नहीं पड़ी। फिल्म ऐसी डिजास्टर साबित हुई कि गुरुदत्त और उनका स्टूडियो बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। फिल्म की नाकामयाबी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि इसके बाद गुरुदत्त ने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। आज कागज के फूल कोर्स की किताबों में पढ़ाई जाती है। 1966 में जब बासु भट्टाचार्य ने तीसरी कसम बनाई तो उसके मुखर आलोचकों में फिल्म का हीरो सबसे आगे था। कहते हैं कि राज कपूर को यह फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उन्होंने डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य की ये कहते हुए आलोचना की थी कि उन्होंने अपनी खपत के लिए किसी और का पैसा बर्बाद किया है। फिल्म में पैसा लगाया था गीतकार शैलेंद्र ने। तीसरी कसम हिंदी साहित्य के एक बड़े नाम फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित थी। ये कहानी हीरामन नाम के एक सीधे साधे देहाती आदमी की है जो जीवन में 3 कस्में खाता है। तीसरी कसम के दौरान उसे एक नौटंकी में नाचने वाली डांसर के साथ लंबा सफर करना पड़ता है। फिल्म इसी यात्रा और उसकी परिणति से उपजी घटनाओं पर फोकस रखती है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम प्रोड्यूस करने के साथ सदाबहार गाने भी लिखे थे, जिसमें से कुछ तो आज भी गुनगुनाए जाते हैं, जैसे दुनिया बनाने वाले और सजन रे झूठ मत बोलो। कहते हैं तीसरी कसम की नाकामयाबी ने उन्हें बीमारी की ओर धकेल दिया था। उन्हें एंजाइटी इश्यूज होने लगे थे और शराब नोशी बढ़ गई थी। इन्हीं के मिले जुले असर ने उनकी जान ले ली, महज 43 साल की उम्र में। बाद में वक्त के साथ तीसरी कसम ने क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया और फिल्म फेस्टिवल्स की शोभा बनने लगी। मेरा नाम जोकर राज कपूर के जीवन की बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म थी। इसे उन्होंने बड़े मन से बनाया था। 6 साल खर्चे थे इसे बनाने में। फिल्म 4 घंटे से ज्यादा लंबी थी और इसमें 2 इंटरवल थे। फिल्म में राज कपूर के अलावा राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, पद्मिनी और सिमी गरेवाल जैसे एक्टर्स थे। फिल्म का म्यूजिक तो बेहद पॉपुलर रहा था। जाने कहां गए वो दिन और जीना यहां मरना यहां जैसे गाने अमर हो गए। इसे लेकर इंडस्ट्री में बड़े उत्साह का माहौल था। आखिरकार ग्रेटेस्ट शोमैन कहलाने वाले फिल्म मेकर ने बरसों लगाकर कोई फिल्म बनाई थी। सब इसको लेकर आशावादी थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म फ्लॉप हुई और ऐसी फ्लॉप हुई कि राज कपूर जैसा बड़ा फिल्म मेकर तक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। फिल्म की असाधारण लंबाई और एक्सपेरिमेंटल प्लॉट दर्शकों को हजम नहीं हुआ। हालांकि फिल्म ने रशिया में अच्छा प्रदर्शन किया और वहां ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वक्त के साथ ये फिल्म कल्ट का दर्जा पा गई। आज इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है और फिल्म मेकिंग के लाखों छात्र इसके मुरीद हैं। सिलसिला उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसके बारे में अब किसी को बताओ कि वो फ्लॉप हुई थी तो वो यकीन ही नहीं करता, लेकिन हकीकत यही है फ्रेंड्स। यश चोपड़ा का एक ग्रैंड प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पर फेलियर रहा था। हालांकि फिल्म का बज़ फिल्म की रिलीज से काफी पहले ही बनना शुरू हो चुका था, कास्टिंग के वक्त से ही। जैसे ही पता चला था कि यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा को एक ही फिल्म में कास्ट किया है, तो मीडिया समेत तमाम लोगों के कान खड़े हो गए थे। लेकिन यह इंटरेस्ट टिकट खिड़की पर नहीं झलका। यश चोपड़ा का यह लव ट्रायंगल रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि इसके गाने भरपूर कामयाब रहे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए और ये कहां आ गए हम जैसे गाने कईयों की प्लेलिस्ट का आज तक हिस्सा है।
फिल्म तब भले ही फेल रही, लेकिन बाद में इसने अपनी जगह बना ही ली। अब इसके काफी चाहने वाले अपने आसपास मिल जाएंगे आपको। 1990 में आई अमिताभ बच्चन की अग्निपथ के नसीब में भी तारीफें ही लिखी थी, बस पैसा नहीं। और तारीफें भी बाद में जाकर मिली, उस वक्त नहीं। जब मुकुल आनंद ने अमिताभ बच्चन की टोन चेंज करवाकर उन्हें घरघराती आवाज में डायलॉग बोलने के लिए कहा था, तब फिल्म से जुड़े कई लोगों को लगा था कि यह प्रयोग बैकफायर कर सकता है। ऐसा हुआ भी। गॉडफादर के मार्लन ब्रांडो की नकल करते अमिताभ किसी को नहीं भाए। ऊपर से अंडरवर्ल्ड की डार्क थीम, लोगों ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वक्त के साथ उन्हीं चीजों को इसकी खूबियां माना गया जिन्हें शुरुआत में खामियां कहकर नकार दिया गया था। अमिताभ की परफॉर्मेंस ने बेस्ट ऑफ द अमिताभ वाली लिस्ट में जगह बनाई। कांचा चीना जैसा विलन हिंदी सिनेमा का अमर खलनायक बन गया। अग्निपथ प्रोड्यूसर यश जौहर का पसंदीदा प्रोजेक्ट था और उसकी नाकामयाबी से उनका दिल टूट गया था। 2012 में उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए उनके बेटे करण जौहर ने इसका रीमेक बनाया। इस बार दर्शकों ने कोई गलती नहीं की और रीमेक को सुपरहिट बना डाला। म्यूजिक रीमेक का भी जोरदार था। अपने देहांत से कुछ साल पहले यश चोपड़ा से किसी ने उनकी खुद की फिल्मों से एक पसंदीदा फिल्म चुनने को कहा था। दीवार, कभी कभी, वीर ज़ारा और डर जैसी फिल्में बनाने वाले लीजेंडरी डायरेक्टर ने जो फिल्म चुनी थी वो थी लम्हे। उन्होंने कहा था कि लम्हे मेरे दिल के सबसे करीब है, लेकिन जब लम्हे रिलीज हुई थी पब्लिक को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। इसकी थीम लोगों को ना तो समझ आई थी ना ही पसंद। फिल्म फेल हो गई। हालांकि फिल्म को काफी अवार्ड्स मिले थे और श्रीदेवी के निभाए डबल रोल्स की काफी तारीफ हुई थी। फिल्म का म्यूजिक भी पॉपुलर रहा था। फिल्म के लिए डायलॉग्स राही मासूम रजा ने लिखे थे, जो कि उनका आखिरी काम साबित हुआ। लम्हे की रिलीज के कुछ ही महीनों बाद उनका देहांत हो गया। लम्हे तब भले ही फ्लॉप हो गई, लेकिन बाद में इसे सराहने वालों की संख्या बढ़ती ही गई। इसे बॉलीवुड की बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में से एक आका गया। आमिर सलमान की अंदाज अपना अपना को कौन नहीं पसंद करता। फिल्म का हर किरदार, हर फनी डायलॉग लोगों को मुंह जुबानी याद है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो पिट गई थी, लेकिन टीवी पर खूब चली। फिल्म के फ्लॉप होने के कई कारण थे। एक तो फिल्म को बनने में 3 साल लग गए थे। 1992 में शूटिंग शुरू हुई थी और 1994 में जाकर खत्म हुई। ऊपर से फिल्म की पब्लिसिटी नीलवटे सन्नाटा थी। पोस्टर भी रिलीज से सिर्फ 3 दिन पहले छपे थे। फिल्म में गाने तो जबरदस्त थे, लेकिन उस दौर के मूड के हिसाब से नहीं थे। ऊपर से फिल्म को शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो जल्द ही फिल्म होम वीडियो पर आ गई थी। तो जो बचा कुचा माउथ पब्लिसिटी का चांस था वो भी खत्म हो गया। उस वक्त सूरज बड़जात्या का फैमिली ड्रामा लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा था। फुल ऑन कॉमेडी फिल्म उस वक्त की जनता को पची ही नहीं। नतीजतन फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि बाद में लोगों ने इसे टीवी, यूट्यूब और ओटीटी पर खूब देखा। अब तो इसके सीक्वल की हाई डिमांड रहती है। शाहरुख खान मनीषा कोइराला की दिल से का उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म न करना एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी के पास नहीं मिलता। क्या नहीं था इस फिल्म में? एक इंटेंस लव स्टोरी थी। उसे पर्दे पर पेश करने के लिए शाहरुख जैसा मोस्ट सूटेबल लवर बॉय था। मनीषा कोइराला जैसा सुंदरता और अभिनय का कॉम्बो पैक था। ए.आर. रहमान का अद्भुत संगीत था। गुलजार की कलम से निकले नगीने जैसे गीत थे और मणिरत्नम जैसा दिग्गज डायरेक्टर था। ऊपर से गानों का पिक्चराइजेशन, उफ। किताबें लिखी जा सकती हैं दिल से कि एक एक गाने पर। बावजूद इसके फिल्म ने वैसी सफलता नहीं पाई जैसी फिल्म डिजर्व करती थी। कई लोग कहते हैं कि शाहरुख की 98 में ही आई ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है से कहीं ज्यादा बेहतर फिल्म थी दिल से। हालांकि नई सदी में दिल से ने अपनी ऑडियंस तलाश ही ली और आज इस फिल्म का शुमार भी क्लासिक फिल्मों में होने लगा है। 2001 में दिल चाहता है जैसी यूथ ओरिएंटेड सफल फिल्म देने के बाद फरहान अख्तर ने बनाई लक्ष्य, एक और फिल्म जो युवाओं की दिशाहीनता और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। लक्ष्य कहानी थी कैप्टन करण शेरगिल नाम के एक ऐसे युवक की जो जीवन के प्रति लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, जिसका जीवन आर्मी ज्वाइन करने के बाद पूरी तरह से बदल जाता है। 1999 की कारगिल वॉर के बैकड्रॉप पर बनी इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने कैप्टन शेरगिल का किरदार बेहद कन्विंसिंगली निभाया था। इसे उनके टॉप 5 रोल्स में गिना जाता रहा है। फिल्म में ऋतिक के साथ प्रीति जिंटा भी थी, जिन्होंने एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया था। फिल्म को उस वक्त दर्शकों ने भले ही नकार दिया, लेकिन बाद में कल्ट बन गई। खास तौर से आर्मी ज्वाइन करने के लिए उत्सुक युवाओं में इसका भरपूर क्रेज रहा। तो ये थी कुछ ऐसी फिल्में जो अपनी रिलीज के वक्त भले ही फेल रही हो, लेकिन लंबी दौड़ में पास हो गई। अब इन्होंने वो स्टेटस हासिल कर लिया है जहां किसी बॉक्स ऑफिस की अंधी रेस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये होता है टाइमलेस सिनेमा। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।